वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग 11th के अकाउंटेंसी में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। पिछला जो चैप्टर हमारा था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए है क्या, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सबसे पहले जब इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया था तो अल्फ़ाबेट से शुरू किया था, ABCD ये सब चीज़ों से शुरू किया था। ऐसे ही अकाउंटेंसी को अच्छे से समझने के लिए हमें उसमें यूज होने वाले जो बेसिक टर्म्स हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए कि आखिर अकाउंट्स में वो टर्म्स जो बार बार आते रहेंगे, अगर हमको वो मतलब ही नहीं पता उनका तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि जो भी अकाउंट्स के टर्म्स हैं उनको हम अच्छे से क्लियर कर लें, ताकि आगे जब भी कभी उनका यूज़ हो तो उनको हम अच्छी तरीके से समझ पाएँ और उसका यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहला जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, चैप्टर नंबर 2 से हम लोग डील कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो जो पहला टर्म्स हम लोग लेंगे दैट इज़ ट्रांजेक्शन्स। जब हम लोगों ने अकाउंट्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी या समझी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ भी यही था कि अकाउंट्स में हम लोग डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन, आखिर ट्रांजेक्शन होता क्या है। ट्रांजेक्शन वो चीजें होती है, यानी जहां पे अकाउंट्स में हम ट्रांजेक्शन वो चीजें जहां पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमने गुड्स बेचा, ठीक है ना, तो आई एम अ सेलर एंड जिसको हमने बेचा है वो हमारा बायर है, या हम ये बोल सकते हैं आई एम अ वेंडर और जिसको हमने बेचा वो वेंडरी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एटलीस्ट 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब भी बिजनेस में हम किसी भी तरह का कोई लेन देन करते हैं, गुड्स को बेचना, गुड्स को खरीदना, सैलरी देना, यहाँ पे हर जगह 2 पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं और इसी को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और सिंपली अगर हम लोग कहें तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, इट इज अ एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटिटी, यानी कोई भी एंटिटी जो गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज करता है फॉर द इन एक्सचेंज ऑफ मनी। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी कोई ऐसी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे मान लीजिए हमारी ओला की कंपनी है। अब ओला कंपनी हमको क्या देती है, सर्विसेज देती है। ठीक है, एयरटेल कंपनी क्या देती है, हमको सर्विसेज देती है। ठीक है, जोमेटो कंपनी क्या देती है, सर्विसेज देती है। तो हम सर्विस दे रहे हैं और रिटर्न में हमको मनी मिल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी गुड्स की कंपनी है, यानी मैन्युफैक्चरर की कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी है जहां पे हम गुड्स में डील करते हैं, तो हम गुड्स देते हैं, हमको मनी मिलता है। तो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को देने के बाद एक्सचेंज में जो हमको मनी मिल रहा है, ये जो पूरा एक लेन देन हुआ दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, इसको हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। ये बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंटिंग टर्म्स है दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट ये होता क्या है, इवेंट्स आर द आउटकम्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी जो हमारे ट्रांजेक्शंस होते रहते हैं उन ट्रांजेक्शंस के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद जो उसका आउटकम होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे बिजनेस में गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, सैलरी देना, टेलीफोन एक्सपेंस देना, कार्टेज पे करना, तमाम तरह के लेन देन हम करते रहते हैं। लेकिन उन लेन देन के बाद ईयर एंड में क्या होता है, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने बिजनेस किया था, तो या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो दिस इज द आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी कई सारे ट्रांजेक्शन हमने किए, उनका जो रिजल्ट निकल के सामने आया दैट इज अ इवेंट। या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो हमने स्टॉक को वैल्यू किया किसी एक पार्टिकुलर डेट पे, दैट इज अ इवेंट। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जब हमारा स्कूल जिस समय चल रहा होता है तो हम डेली बेसिस पे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा इवेल्युएशन हुआ, एग्जाम हुए, और एग्जाम के बाद पता चला कि भाई आज हमारा रिजल्ट बताया जाएगा। तो जो रिजल्ट बताया जा रहा है, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डे है दैट इज अ इवेंट, वो एक इवेंट है। और इवेंट रोज रोज नहीं होते, ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे होते हैं, इवेंट एक सर्टेन टाइम के बाद होता है। तो अभी हमने ट्रांजेक्शन क्लियर किया आपको और इवेंट क्लियर किया। जिस समय अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले यही देखा था कि अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में हम डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने आपको पहले ट्रांजेक्शन सिखाया और फिर हमने आपको इवेंट सिखाया।
यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसको हम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी होगा हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को समझ चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड बाउचर। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं। अभी आप एकेडमिक लेवल पे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप आओगे तो आपको एक बिल्कुल नई चीज़ नज़र आएगी। तो जब प्रैक्टिकल लेवल पे आएंगे तो वहाँ पे उस समय वाउचर का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। वाउचर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सोर्स वाउचर और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। तो पहले बात करते हैं सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर एक तरीके से एक एविडेंस होता है, एक एविडेंस क्रिएट करता है कि हाँ कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है। यानी सोर्स वाउचर को हम क्या कहेंगे, एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। एक ऐसा एविडेंस जो इस चीज को बताता है कि हाँ कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, इसका एक गवाह पेश करता है। एग्जाम्पल लाइक कैश मेमो हम बोल सकते हैं। बहुत जगह बिजनेस में अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे कैश मेमो दिया जाता है, इनवॉइस दिया जाता है। अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब हमारे सोर्स वाउचर के कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अकाउंट वाउचर क्या होते हैं, तो सोर्स वाउचर के बेसिस पे अकाउंट वाउचर तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, सोर्स वाउचर के बेसिस पे अकाउंट वाउचर प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम एंट्री पास करते हैं। तो वाउचर हमारे समझ में आ गए। यानी वाउचर एक तरीके से एक एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम इस चीज का अंदाजा लगा पाते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। और दो तरह के होते हैं, सोर्स वाउचर और अकाउंट वाउचर। नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स है दैट इज कॉल्ड डेटर्स। सबसे पहली चीज तो इसको डेटर्स पढ़ना सीखे हम लोग। बहुत सारे लोग इसको डेप्टर्स पढ़ते हैं, बहुत समय तक डेप्टर्स ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें समझना है कि जो बी है यहाँ पे DEBTORS, लेकिन बी साइलेंट है, तो उसको पढ़ेंगे क्या, डेटर्स। पहली बात तो ये समझ लें। कौन होते हैं डेटर्स? डेटर्स वो होते हैं जिनको या जिनसे हमारे बिजनेस को या एंटिटी को कुछ पैसा लेना है, क्योंकि हमारी एंटिटी ने या हमारी बिजनेस ने उनको कुछ गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है। ठीक है, क्रेडिट पे हमने सेल किया है तो हमें उनसे पैसा अभी लेना है। जब भी किसी इंसान को हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो हमें उससे पैसा लेना होता है। तो जिस इंसान को हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है दैट इज कॉल्ड डेटर्स। और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से एसेट्स है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उस बंदे से पैसा चार्ज करना है या कलेक्ट करना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेटर्स। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल समझ लें कि जैसे मान लीजिए हमारी जनरल मर्चेंट की शॉप है, जनरल मर्चेंट की हमारी शॉप है और हमने किसी इंसान को जनरल मर्चेंट का कुछ कपड़ा उधार पे बेच दिया और उसने हमसे बोल रखा है कि भाई हम 1 मंथ के बाद या 15 डेज के बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन उसने अभी तक पेमेंट किया नहीं है। तो सच पर्सन इज नोन एज डेटर। यानी जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है। अगर हमने गुड्स कैश में सेल किया होता तब तो भाई ट्रांजेक्शन तुरंत पूरा हो गया। एक तरफ हमने गुड्स दिया, दूसरी तरफ पेमेंट लिया, ट्रांजेक्शन इज ओवर। अब हमारा उससे कोई लेना देना बचा नहीं है, ना उससे कुछ लेना है ना उसको कुछ देना है। लेकिन डेटर से केस में क्या होता है कि हमने गुड्स तो सेल कर दिया लेकिन अभी हमें पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट हमें उससे लेना है। तो सच पर्सन इज नोन एज डेटर्स। ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट, डेटर्स के बाद क्या होता है, क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स के बाद क्रेडिटर, जस्ट अपोजिट है डेटर्स का क्रेडिटर। कि जैसे हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं उसी तरीके से हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज भी कर सकते हैं। हम क्रेडिट पे गुड्स क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों से हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, जिसको हम सप्लायर भी बोल सकते हैं, यानी जिन लोगों ने हमें गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है या हमने उनसे गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है और हमें उनको पेमेंट करना है अब की बार, मतलब वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमें पे करना है उनको, तो वो लोग बिजनेस के क्रेडिटर कहलाएंगे। ठीक है, एक लैंग्वेज के बेसिस पे देखें तो अ पर्सन और एंटिटी टू whom अमाउंट इज ओड अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे या तो कोई गुड्स लिया है या सर्विस लिया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट पे लिया है। तो अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद हमें पेमेंट तो भाई करना पड़ेगा ना, तो वो हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी होते हैं। तो हमने डेटर को समझ लिया, क्रेडिटर को भी समझ लिया।
डेटर्स हमारी एसेट्स हैं क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी हैं क्योंकि हमें उनको पैसा देना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा होता है परचेज। परचेज बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि परचेज हम केवल गुड्स की परचेज को एज अ परचेज ट्रीट करते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारी मोबाइल फोन की हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी मोबाइल फोन बेचते हैं, हमारी दुकान है, शॉप है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी कहीं से परचेज करके लाते होंगे, किसी होलसेलर से हम भी परचेज करके लाते होंगे और फिर उसको बेचते होंगे, क्योंकि हमारा काम ही है भाई मोबाइल फोन बेचना। अब हमारा काम है मोबाइल फोन को बेचना, तो हम भी कहीं से परचेज करके लाए। तो परचेज ऑफ एन आइटम या परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी एक तरफ से खरीदा और दूसरी तरफ बेच दिया, यानी वो आइटम परचेज करना जिसका मेन पर्पस सेल करना है, यानी बेचने के लिए खरीदना। ऐसे आइटम को हम गुड्स बोलते हैं या गुड्स की परचेज बोलते हैं। अब अगर हमारी मोबाइल फोन की शॉप है और हम मोबाइल फोन ही परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसको हम गुड्स की परचेज कहेंगे। लेकिन इसी जगह अगर हमारी मोबाइल फोन की शॉप है और हम क्या फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो उसको हम कभी परचेज नहीं मानेंगे, क्योंकि वो फर्नीचर हमने सेल करने के लिए नहीं खरीदा है, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। ठीक है, हमने मोटर व्हीकल परचेज कर लिया बिजनेस के लिए, तो उसको हम परचेज नहीं कहेंगे, क्योंकि उस चीज का हमारा बिजनेस नहीं है। तो मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है, जिस चीज में एक बिजनेसमैन डील कर रहा होता है, जब वो वही चीज खरीदता है तो उसको हम परचेज की कैटेगरी में रखते हैं। फिर से समझते हैं इसको। जिस चीज में एक बिजनेसमैन डील कर रहा होता है, यानी जिस चीज का उसका बिजनेस होता है, जब वो वही आइटम खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दैट आइटम इज नोन एज परचेज, उसको हम परचेज मानते हैं। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है परचेज में तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, स्क्रीन पे लगातार आपको ब्लिंक कर रहा होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। परचेज के बाद नेक्स्ट हमारा आइटम है सेल्स। भाई गुड्स अगर खरीदा है तो बिजनेस में स्टॉक के लिए तो खरीदा नहीं होगा। भाई बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या है? परचेज करो सेल करो, परचेज करो सेल करो, तभी तो प्रॉफिट होगा ना, बीच में प्रॉफिट तभी तो निकालेंगे हम लोग। तो अभी हमने परचेज किया, अब परचेज करने के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? गुड्स को सेल करने जा रहे हैं। तो सेल्स भी उसी चीज की, गुड्स की सेल को हम सेल कहेंगे जिस चीज का हमारा बिजनेस है। अभी हमने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया, मोबाइल फोन हमने खरीदा तो हमने उसको परचेज कहा, अब मोबाइल फोन ही अगर हम बेचेंगे तो उसको हम सेल्स कहेंगे। अब इसी जगह क्या किया हमने? अपना पुराना स्कूटर किसी को बेच दिया, और शॉप हमारी किस चीज की है? मोबाइल की, और हमने बेचा क्या? पुराना स्कूटर। तो दैट इज नॉट कॉल्ड सेल्स, उसको हम सेल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि उस चीज में हम डील नहीं कर रहे हैं। हम डील किस में कर रहे हैं? हम मोबाइल फोन में डील कर रहे हैं, हम सेल फोन में डील कर रहे हैं। तो अगर हम सेल फोन सेल करते हैं तो उसको हम सेल्स कहेंगे। यानी जिस चीज में एक बिजनेसमैन डील कर रहा होता है, जब वो वही चीज खरीदता है तो परचेज, और जब वो वही चीज बेचता है तो सेल्स। तो परचेज और सेल्स में कभी कोई कंफ्यूजन मत रखना। और परचेज और सेल वर्ड केवल गुड्स की परचेज और गुड्स के सेल के लिए यूज होता है, जिस चीज में एक बिजनेसमैन डील कर रहा है। अगर वो कोई दूसरी चीज खरीद रहा है या कोई दूसरी चीज बेच रहा है जिसमें वो डील नहीं करता, तो उसको हम परचेज सेल नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परचेज और सेल के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं एसेट्स क्या होता है बिजनेस में। एसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको समझेंगे व्हाट इज एसेट्स। देखिए होता क्या है, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एक जनरल डेफिनेशन समझी जाए तो क्या होगी? इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी विच गिव कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। इकोनॉमिक एंटिटी होती है, यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला होता है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स भी कई टाइप की होती है। फिक्स्ड एसेट्स होती है, फिक्स में भी कैटेगराइज होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन एक जनरल जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है वो यही है कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड।
अकाउंटिंग पीरियड हमारा जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्लोज होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर ही बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट, जो उसका बेनिफिट है दैट इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोटर व्हीकल्स। ये सारे हमारे ये जो चीजें होती हैं, इसका बेनिफिट हमको बिजनेस में 1 साल से ज्यादा मिलता है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जैसा भी हो, कई साल तक मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको कई साल, मतलब 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है। अब फिक्स्ड एसेट्स में भी क्या होती है, 2 तरह की एसेट्स होती हैं। पहली होती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब जैसे एग्जांपल हमने अभी अभी लिया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का, हमने कहा लैंड, हमने कहा बिल्डिंग, हमने कहा प्लांट, हमने कहा फर्नीचर, हमने कहा एयर कंडीशन। देखो जो एयर कंडीशन लगा हुआ है तो इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये एयर कंडीशन है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, छू भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। यानी दोज एसेट्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ये हमारा हाउस है, इसको छू सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, छू रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। दूसरी तरफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लाइक गुडविल, पेटेंट, ठीक है, कॉपीराइट, और हमारे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी हमारा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। कंप्यूटर है तो वो हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, कंप्यूटर हम छू सकते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर हम छू सकते हैं भाई, जैसे आपका माउस है, मदरबोर्ड है, ये आपका मॉनिटर है, ये सब कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है, तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो दैट इज अ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो हमने फिक्स्ड एसेट को सीखा, पहले सबसे पहले हमने एसेट्स को सीखा, एसेट्स के अंदर हमने देखा फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के अंदर हमने देखे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। हम लोग एसेट्स को समझ रहे हैं, और एसेट्स में हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स को समझ लिया, फिक्स के साथ साथ हमने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और साथ साथ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में सीख लिया। एसेट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। अदर जो कैटेगरी है हमारी एसेट्स की, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, अभी अभी जब फिक्स्ड एसेट्स हम लोग सीख रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि वो सारी एसेट्स जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स होता है, वो एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या हम ये बोलें कि विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड करंट एसेट्स। एग्जाम्पल कुछ ले लें, लाइक डेटर्स, जिनको हमने गुड सेल किया था, याद करिए, तो डेटर्स में हमारे क्या है, करंट एसेट्स हैं, ठीक है। डेटर के साथ साथ बिल्स रिसीवेबल, यानी कभी कभी हम डेटर्स पे एक बिल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एक एविडेंस के तौर पे, तो वो जो बिल्स रिसीवेबल है वो भी हमारा करंट एसेट्स है। उसके अलावा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारे करंट एसेट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो हमने एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स देख लिया और हमने एसेट्स में करंट एसेट्स को भी देख लिया। अब एसेट्स के बाद हम लोग चलते हैं लायबिलिटीज की तरफ, यानी एक तरफ जहां बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम एसेट बोलते हैं, दूसरी तरफ जो बिजनेस के ऑब्लिगेशंस होते हैं, बिजनेस के ऑब्लिगेशंस यानी जो वो सारे क्लेम जो बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी को पे करने हैं, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। उसको हम बिजनेस की लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। लिखा क्या है, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज, मतलब वही चीज है कि एंटिटी के अगेंस्ट में या एंटरप्राइज के अगेंस्ट में जो भी क्लेम है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, वो सब लायबिलिटीज है हमारे। लायबिलिटीज भी क्या होते हैं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या है, देखो एक बात हमें समझनी है बहुत अच्छी तरीके से, एक क्वेश्चन बनता है इसमें, बिजनेसमैन एंड बिजनेस, दीज आर 2 सेपरेट एंटिटी, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस उसका अलग है, ये दोनों इंटरमिंगल मत करना कभी। तो जो बिजनेसमैन ने, और एक बात आप ये समझिए
कि जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जितनी भी अकाउंटिंग हम करते हैं, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी है या अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा सोचना, एक बिजनेसमैन ने मान लीजिए 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, यानी बिजनेसमैन ने कुछ पैसा किसको दिया? बिजनेस को दिया। बिजनेसमैन ने पैसा किसको दिया? बिजनेस को दिया। तो बिजनेस के लिए ये एक लायबिलिटी हो गई कि जब भी कभी बिजनेस वाइंड अप होगा तो वो पैसा जो है वो उस बिजनेसमैन को रिटर्न करे। तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी है। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि जब भी कभी बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करने के लिए जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, जो वो पैसा बिजनेस को देता है, तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि वो जो बिजनेसमैन है वो भी बिजनेस के अंदर का एक पार्ट है, तो वो लायबिलिटी तो है लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी है। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हुआ कि आखिर कैपिटल को हम लायबिलिटी की तरफ क्यों शो करते हैं। एक क्वेश्चन मन में रहता है बच्चों के कि यार कैपिटल तो हमारी है, तो उसको हम लायबिलिटी क्यों मानना है? एक्चुअली में कैपिटल तो तुम्हारी है और तुम एक बिजनेसमैन हो, लेकिन ये लायबिलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये लायबिलिटी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि आपने वो पैसा बिजनेस को दिया। तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी है कि जब भी कभी बिजनेस वाइंड अप होगा तो वो उस कैपिटल को बिजनेसमैन को रिटर्न करेगी, तो उसके लिए वो एक लायबिलिटी है। और अकाउंट्स हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने आपको इंटरनल लायबिलिटी बताया। एक्सटर्नल लायबिलिटी भी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब वो सारी लायबिलिटी जो आउटसाइडर्स के लिए है। जैसे क्रेडिटर्स, हमने गुड्स परचेज किया था, उसको पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स वो आउटसाइड लायबिलिटी है। बैंक से लोन लिया था, रिपे करना है, आउटसाइड लायबिलिटी है। टैक्स अथॉरिटी को टैक्स देना है, आउटसाइड लायबिलिटी है। या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटसाइड लायबिलिटी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक हमारी हो गई इंटरनल लायबिलिटी और एक हमारी हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, यानी जो आउटसाइडर्स को हमें पे करना है, दैट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट। इनको हम 2 तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है इसी में नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट कहो या लॉन्ग टर्म कहो, और दूसरी होती है हमारी करंट लायबिलिटी। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। तो नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी है, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी लगभग 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो लायबिलिटी मैच्योर होनी है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है ना? 1 साल के बाद या 12 महीने के बाद हमें वो लायबिलिटी पे करनी होती है। मान लीजिए हमने बैंक से एक लोन लिया था और हमने लोन लेते समय एक कंडीशन लगाई थी कि भाई हमको ये लोन 5 ईयर के लिए चाहिए और 5 ईयर के बाद हम इस लोन को रिपे कर देंगे। तो वो जो लोन है वो 1 साल के बाद हमें पे करना है, यानी 5 साल बाद पे करना है, या 5 ईयर में वो लोन मैच्योर होगा। तो वो लोन हमारे लिए एक तरीके से कहें तो नॉन करंट लायबिलिटी माना जाएगा। ठीक है? और दूसरी तरफ अगर हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी आर दोस लायबिलिटी विच आर मेट विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक ऐसी लायबिलिटी जो 1 ईयर के अंदर अंदर हमें रिपे करनी है, वो सारी हमारी करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखी जाती हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो उन्हें हमें पे करना होता है, 1 साल के अंदर ही हम नियर अबाउट पे कर ही देते हैं उनको, तो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी करंट लायबिलिटी है। तो ये कुछ हमारे लिए एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी है, इनको हम करंट लायबिलिटी मानते हैं, यानी इनको हमें विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड पे करना होता है, इसीलिए इसको हम लोग करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके साथ हमारी लायबिलिटी भी कवर अप हो गई। अच्छा, कुछ लोग एक लायबिलिटी और भी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है विच में और मे नॉट बी हैपन, यानी एक ऐसी लायबिलिटी जो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसी कौन सी लायबिलिटी जो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, ये ऐसा क्या है? इसको समझने के लिए हम लोग एक केस समझते हैं। देखिए है क्या, मान लीजिए हमारी लैपटॉप की कंपनी है, या लैपटॉप हम लोग सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सारे सेल करते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप। तो हमने एक लैपटॉप किसी पार्टी को सेल किया 50,000 रुपए का, और हमने ये बोला था उससे कि इसमें 6 मंथ की गारंटी है, यानी 6 महीने की हम आपको गारंटी दे रहे हैं एक्सेसरीज पे। विद इन 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर अंदर मान लो उसके लैपटॉप में कुछ कमी आ गई, कुछ खराबी हो गई, यानी उसका लैपटॉप प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा था, वो हमारे पास लेके आया।
हमने उसका किसी तरह का कोई क्लेम लेने से मना कर दिया। हमने कहा कुछ नहीं हो सकता, आपको जो करना हो करिए। उस बंदे ने कंज्यूमर फोरम में हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। अभी वो केस कोर्ट में पेंडिंग है, यानी चल रहा है। अब हो सकता है कि उसका जो डिसीजन आए वो हमारे फेवर में आ जाए। अगर फेवर में आता है देन वी हैव, हमें कोई क्लेम नहीं पे करना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट में आ जाए, तो हमको उसमें क्लेम उसको देना पड़ेगा। तो अब ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट। ठीक है ना, कोर्ट डिसाइड करेगा। लायबिलिटी आ भी सकती है, लायबिलिटी नहीं भी आ सकती है। तो इस तरह की लायबिलिटी को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट हम केवल इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में सब चीजें डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में होती हैं। यानी कोई भी चीज है तो आप इसको डिस्क्लोज कर दीजिए, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो एज अ फुट नोट के तौर पे हम लोग बैलेंस शीट के बाहर केवल दिखा देते हैं, बाकी इसको बैलेंस शीट के अंदर हम नहीं रखते। सो नेक्स्ट हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है दैट इज स्टॉक। अच्छा, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, लेकिन देखिए है क्या, स्टॉक और इन्वेंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्वेंट्री बोलते हैं, बोल सकते भी हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। देखिए होता क्या है, बिजनेस भी दो तरह का है, या तो हम ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं या हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, यानी गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, बस, यानी एक तरीके से कहें तो हम रिटेलर हैं या होलसेलर हैं। अगर होलसेलर हैं तो हमारा कनेक्शन, यानी हम एक तरीके से एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में हम हैं, यानी हमने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया और रिटेलर को सेल कर दिया। और अगर सपोज करो हम रिटेलर हैं, तो रिटेलर एक लिंक होता है बिटवीन द होलसेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर या फाइनल कंज्यूमर। तो ये है ट्रेडिंग का बिजनेस, यानी कहीं से खरीदो किसी को बेच दो। अब होता क्या है कि आपने जैसे मान लीजिए 10 आर्टिकल्स परचेज किए, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और 10 आर्टिकल्स में से क्या हुआ कि आप केवल 8 सेल कर पाए, यानी 2 आर्टिकल ऐसे थे जो आप सेल नहीं कर पाए ड्यूरिंग द ईयर, इस साल नहीं बेच पाए। तो कोई बात नहीं, इस ईयर नहीं बेच पाए तो नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे, तो वो हमारे लिए इस ईयर का स्टॉक बन जाएगा, यानी इसको हम कहेंगे स्टॉक, और इसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि ईयर के एंड तक वो सारा प्रोडक्ट जो हम सेल नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और ईयर के एंड में नहीं बेच पाए तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और यही जो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे 31 मार्च 2020 के लिए मान लीजिए वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर आने वाला है यानी 2021-22, तो 1 अप्रैल 2021 के लिए वो हमारा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। यानी किसी एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमने स्टॉक बताया किसके लिए, जिनका ट्रेडिंग का बिजनेस है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, यानी हमारी एक इंडस्ट्री है, हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तो स्टॉक हो सकता है कि उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अनयूज रह गया, नहीं मतलब यूज हो पाया ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोडक्शन नहीं कर पाए उसका हम। तो यहाँ पे जो भी चीजें अनयूज रह जाती है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। और इन्वेंट्री इस कैटेगरी में 3 तरह की होती है, 3 कैटेगरी की होती है। पहला होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब होता है कोई ऐसा वो सारा मटेरियल जो कि बिल्कुल इस पोजीशन पे जिसपे अभी तक कुछ भी किया नहीं गया है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स, जो रॉ मटेरियल भी नहीं है और फिनिश गुड्स भी नहीं है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस की किसी भी बाउंड्री में वो हो सकता है, अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ और वो रॉ मटेरियल भी नहीं रहा। और थर्ड हमारा होता है फिनिश गुड्स, यानी जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेडी फॉर सेल, लेकिन सेल नहीं कर पाए उसको हम आखिरी तक, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिनिश गुड्स। तो इन्वेंट्री है, ये 3 तरह की हो सकती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स या WIP बोलते हैं इसको, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है हमारा फिनिश गुड्स। तो ये हमने स्टॉक और इन्वेंट्री को समझ लिया। नेक्स्ट हमारा होता है प्रॉफिट। अकाउंटिंग टर्म्स है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि भाई बिजनेस हमने प्रॉफिट के लिए ही किया था, और तो प्रॉफिट तो जानना चाहेंगे हम कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जानने के लिए हमने पढ़ाया भी था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो बिजनेस के लिए एक तरीके से कहें तो इनकम स्टेटमेंट में कवर अप होते हैं, जिससे हम बिजनेस के प्रॉफिट को एनालाइज कर पाते हैं और डिटरमाइन कर पाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन आउटकम होता है ग्रॉस प्रॉफिट को जानना। अब जैसे मान लीजिए कोई सेलफोन बनाने की कंपनी है जो सेलफोन बनाती है,
सेल फोन को बनाने के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप की चीजें अरेंज करनी होती हैं। कहीं से वो स्क्रीन लेके आएंगे, कहीं से मदरबोर्ड लेके आएंगे, कहीं से रैम लेके आएंगे, कहीं से अदर और भी जो आइटम्स में लगते हैं वो सब चीजें लेके आएंगे। मान लीजिए सब कुछ कलेक्ट करने पे और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में मान लीजिए 5000 रुपीज की कॉस्ट आई, यानी 5000 रुपए का हमने उसको बनाया 5000 रुपीज का, और मार्केट में हमने उसको 7000 का सेल कर दिया। ठीक है, यानी कॉस्ट उसकी थी 5000 और सेलिंग प्राइस था उसका 7000। तो जो 2000 आ रहा है, जो गैप है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या निकल के सामने आया कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आजकल हम लोग सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलने लगे हैं। तो जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फिगर निकल के सामने आती है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है फिर? अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होगा कि जब हम डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस को इनकर करेंगे, लाइक अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे, वर्कर्स को वेजेस देंगे, सॉरी वेजेस तो हम दे चुके हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो सारे एक्सपेंस आ चुके हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। अब हम वो उन एक्सपेंस की बात करेंगे जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, जिनका प्रोडक्शन से सीधे कोई लेना देना नहीं है लेकिन सेलिंग से लेना देना है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कराएंगे गुड्स का, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कराना, कार्ट फ्रेट पे, सॉरी वो क्या कहते हैं, कैरीज ऑन पर सेल्स पे करना, एडवर्टीजमेंट कराना, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बिल्कुल फिगर निकल के आती है कि जैसे मान लो 2000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, इसी 2000 में हमने क्या किया, 1500 के हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो जब हमने 2000 में 1500 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब जो फिगर निकल के सामने आई है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये हमारी नेट प्रॉफिट की फिगर है, यानी बिल्कुल वो प्रॉफिट है जो रियलिटी में हमको हुआ है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट को हम रियल प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें तो अभी बहुत सारे एक्सपेंस हमें इनकर करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट आया वो एग्जैक्टली बिजनेस का प्रॉफिट कहा जाता है। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट सीखा, नेट प्रॉफिट सीखा, यानी प्रॉफिट दो तरह का है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है सो वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। तो प्रॉफिट के बाद अब हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स देखते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। देखिए यहाँ पे अभी हमने एक्सपेंस की बात कर रहे थे। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हम उन एक्सपेंस को बोलते हैं जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कुछ लेना देना होता है, यानी जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उससे जिन एक्सपेंस का डायरेक्ट कोई ना कोई लिंक होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हमने वेजेस पे किया वर्कर्स को या लेबर को। लेबर कौन है? जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी वो डायरेक्टली लिंक है उनका प्रोडक्शन से। तो वेजेस हमने दिया वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्रेट हमने दिया वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। फैक्ट्री का कोई एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, फैक्ट्री लाइटिंग वगैरह, ठीक है ना, कोल गैस वाटर, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और जैसे ही गुड्स बन के तैयार हो गया, अब उसके बाद जितने खर्चे उस पर किए जाएंगे, लाइक हमने उसका एडवर्टीजमेंट कराया, ऑफिस की सैलरी दी, ठीक है ना, ऑफिस का रेंट दिया, डेप्रिसिएशन लगाया, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो बिजनेस करने के दौरान हमको कई तरह के एक्सपेंस इनकर करने होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो हमने एक्सपेंस को भी क्लियर कर दिया। अब लास्ट हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं, सेकेंड लास्ट सॉरी, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? तो बिजनेस से जब भी कभी कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से किसी भी एसेट्स को, कैश को या गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बंदा है जिसकी सेलफोन की शॉप है, मोबाइल फोन वो बेचता है और उसको भी एक मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या किसी दूसरे के यहाँ से लेगा जाके? क्या, अरे भाई अपनी ही शॉप से वो विड्रॉ कर लेगा एक फोन अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसने क्या किया, अपनी ही शॉप से एक फोन विड्रॉ कर लिया, तो इसको कहेंगे हम लोग विड्रॉन ऑफ गुड्स फॉर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो इसको कहेंगे ड्राइंग।
ठीक है। यानी एक बंदा, एक बिजनेसमैन जब अपने ही बिजनेस से कोई गुड्स विड्रॉ कर लेता है या कैश विड्रॉ कर लेता है या एसेट्स विड्रॉ कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। इसको हम ड्राइंग बोलते हैं और जनरली ड्राइंग को हम कैपिटल में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी इससे हमारी जो कैपिटल होती है वो कम हो जाती है बिजनेस में, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने पर्सनल रिस्क ले रहे हैं। तो जो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की थी बिजनेस के में, वो कैपिटल अब कुछ कम हो जाती है क्योंकि हमने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया है। क्लियर है ये बात। और लास्ट हमारा होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्लेम होता है, क्लेम ऑफ द ओनर और एंटरप्राइज। जिस समय हम लोगों ने इंटरनल लाइबिलिटी सीखा था तो हमने बताया था कैपिटल एक तरीके से इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ये एंटरप्राइज का वो अमाउंट होता है जो उसे अपने बिजनेस से लेना होता है। यानी सिंपली कहें तो क्लेम ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर, यानी ओनर का क्लेम या प्रोप्राइटर का क्लेम, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो एक तरीके से जो मेन आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे वो आपको कवर करा दिए गए हैं। अगर कोई इसके अलावा और कोई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जो जैसे भी आपकी क्वेरी आती है उसको हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आज हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म हो चुका है क्लास 11th का। और इसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली में थ्योरी एक बेस होता है और बिना बेस के हम आगे न्यूमेरिकल की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सारे टर्म्स यूज होंगे, हमको पता ही नहीं होगा इनका मतलब। तो उनका मतलब हमें पता होना चाहिए, इसलिए पहले हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीख लिए, इंट्रोडक्शन सीख लिए। अब आगे हम लोग जो भी और चैप्टर आएंगे उसको धीरे धीरे देखते जाएंगे और आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।